हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म इंस्पायरो एजुकेटर्स। आज हम एक्सरसाइज आपका करेंगे एनसीईआरटी, ठीक है, कार्बन इट्स कंपाउंड चैप्टर का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, इथेन विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6 हैज। उसके पूछा है जो इथेन है उसके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C2H6। तो उसमें पूछा है कितने नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स होंगे। 6 नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, 8 नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, 9 नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, और या तो 7 नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता था, क्या पढ़ के आए थे हम चैप्टर में, हम क्या पढ़ के आए थे कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में। कुछ हम ये पढ़े थे कि कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है वो किससे बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बन रहा था हमारा। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से हमारा कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा था। तो चलो इसको हम एक स्ट्रक्चर इसका बना के देखते हैं, ठीक है। इथेन का स्ट्रक्चर कुछ ये ऑब्टेन हो रहा है ना हमें, स्ट्रक्चर ये ऑब्टेन हो रहा है कि नहीं, हमें ऑब्जर्व हो रहा है, दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है। तो नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स। तो वही हम कर देंगे टिक। राइट आंसर इज 7 नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड एक इथेन मॉलिक्यूल में होता है। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्या है, ब्यूटो ब्यूटेनोन इज अ 4 कार्बन कंपाउंड। जैसा कि हम जानते हैं, पढ़ के आए, ब्यूटेनोन जो होता है 4 कार्बन कंपाउंड इसमें होता है, तभी तो ब्यूट लगा हुआ है, ठीक है। विद फंक्शनल ग्रुप, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है इसमें। ऑप्शन नंबर ए दिया है कार्बोक्सिलिक एसिड, बी दिया है एल्डिहाइड, सी दिया है कीटोन, एंड डी दिया है अल्कोहल। अगर हम रिकैप करें अपने लेक्चर को तो हम क्या देखे थे, ओन किसमें लग रहा था, ओन सफिक्स किसमें लग रहा था, ओन कीटोन में लग रहा था। कीटोन फंक्शनल ग्रुप में हम ओन को लगा रहे थे, दैट इज अ कीटोन, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट पे चले, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, while cooking the bottom of a vessel is a getting blackened on a outside, it means that, हमें और ऑप्शन दिया हुआ है, A the food is not cooked completely, B दिया है the fuel is not burning completely, C दिया है the fuel is a wet, D दिया है the fuel is a burning completely। इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है, the fuel is not burning completely, राइट आंसर यही होगा। क्यों राइट आंसर होगा, देखो भाई, जो हमारा फ्यूल होता है ना, वो जब कंप्लीटली नहीं जलता है, कंप्लीटली बर्न नहीं होता है, कंप्लीटली उसमें कंबसन नहीं होता है, तो क्या होता है उसमें ब्लैकेंड दिखने लगता है। क्या दिखने लगता है, ब्लैकेंड दिखने लगता है, ठीक है। वहां से बहुत ज्यादा काला काला धुआं निकलेगा, सूटी। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ अ कोवैलेंट बॉन्ड यूजिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ अ CH3Cl मेथिल क्लोराइड क्लोरोमेथिल। इसमें हमें क्या बताना है, इसमें क्या बताना है हमें, इसमें ये बताना है हमें कि जो कोवैलेंट बॉन्ड इसमें कैसे बनेगा। पहले इसको देख लेते हैं स्ट्रक्चर, फिर एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे बनेगा इसमें कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, कैसे बनेगा इसमें कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। करें, पहले स्ट्रक्चर देख लें, CH अगर हम बात करें कुछ, हमें क्लास 9th का, हमने क्या सीखा था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कार्बन के पास तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 4 इलेक्ट्रॉन, तो ठीक है, डॉट से 4 इलेक्ट्रॉन कर दिया। हाइड्रोजन के पास कितने थे, 1 थे, इसको डॉट एक्स से दिखा दूं ताकि समझ में आएगा, नहीं तो डॉट डॉट कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। अगर वही क्लोरीन की बात करें, क्या क्लोरीन की बात करें तो उसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 7 इलेक्ट्रॉन थे। तो 7 इलेक्ट्रॉन को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, क्या दिख रहा है। इसी तरह से इसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, क्या इलेक्ट्रॉन्स ऐसे शेयर करेंगे, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से इसमें क्या हो जाएगा, कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। दूसरे कलर से कर दे शेयर, समझ में आएगा तब। ये हाइड्रोजन अपना ले लिया, 2 अपनी वैलेंसी कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब कार्बन को चाहिए, क्या कार्बन को चाहिए, कार्बन कार्बन के पास कितने हैं, 1 मिनट,
4 है, इसको 4 और चाहिए, तो एक एक ये 3 हाइड्रोजन से ले लेगा एक एक, ओके, 3 हाइड्रोजन से एक एक ले लिया और एक इलेक्ट्रॉन ले लिया हमारे क्लोरीन से। इस तरह से बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, कोवैलेंट बॉन्ड। यही जो बॉन्ड बनेगा, यही जो बॉन्ड बनेगा, ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड, दैट इज अ कोवैलेंट बॉन्ड। अगर हम एक्सप्लेन करें इसको, देखो कार्बन क्या है, टेट्रावैलेंट, जैसा कि हमने चैप्टर में पढ़ लिया, कार्बन क्या है, टेट्रावैलेंट है। कार्बन को के पास आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन। पर ये पॉसिबल ही नहीं है कि कार्बन का जो एटम है ये 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करे, या 4 इलेक्ट्रॉन को वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए 4 और इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करे। ये पॉसिबल ही नहीं है, इतनी कैपेसिटी कार्बन के न्यूक्लियस में नहीं है कि ये किसी और से 4 इलेक्ट्रॉन को खींच के ले, ठीक है, इतनी कैपेसिटी इसके पास, कार्बन के पास नहीं है। और कार्बन और किसी और एलिमेंट के पास इतना नहीं है कि कार्बन में से 4 और उसके न्यूक्लियस में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि 4 और इलेक्ट्रॉन को ले उसमें से, एक बार एनर्जी लगाएगा, 2 बार एनर्जी लगाएगा, 3 बार एनर्जी लगाएगा, फिर यार किसी में हिम्मत नहीं इतनी कि 4 इलेक्ट्रॉन को ले। इसे टेट्रावैलेंट कहते हैं, ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, समझ में आई बात। नेक्स्ट पे चले। नेक्स्ट है हमारा ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर, देखो इन सब का हमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बताना है। सबसे पहले दिया है इथेनोइक एसिड, इसका बताना है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। सबसे पहले इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, ओइक एसिड CH3COOH, यही होता है फॉर्मूला ना, ओइक लगा हुआ है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप का है। करे इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, सबसे पहले ए का कर रहे हैं, इथेनोइक एसिड का, यहाँ पे दिया है ना, बना लेते हैं इसका स्ट्रक्चर। सी कर दिया, इसके पास, एक मिनट, ये H हो गया हमारा, ये H हो गया, ये H हो गया, ये क्या हो गया O, इधर हमारा O हो गया, ठीक है, और इधर हमारा H हो गया, ठीक है। कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं पहले उनको लिख लो, ठीक, हाइड्रोजन का X से कर दूं, इलेक्ट्रॉन को X से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, ठीक है, X से रिप्रेजेंट, कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। ऑक्सीजन की वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, वही 6 हमें यहाँ भी करना है, ठीक है, यही 6 हमें यहाँ भी लिखना है। ठीक है, कितना वो 4, 5, कुछ इस तरह से रिप्रेजेंटेशन होगा, ठीक है, कुछ इस तरह से रिप्रेजेंटेशन होगा। एक मिनट, ठीक है, ये यहाँ से ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। समझ में आई बात। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किसका है, इथेनोइक एसिड, ये वाला इसका है, ठीक है। अब H2S का कर ले एक बार, H2S का कर लेते हैं, बी वाला H2S का, S H H X से रिप्रेजेंट कर लिया। सल्फर के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एटॉमिक नंबर सबसे पहले मस्ट है एटॉमिक नंबर 30 तक तो कम से कम लर्न होना चाहिए, ठीक है। सल्फर का कितना होता है, 16 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2 8 6 6 है, आया लास्ट में आउटर मोस्ट में, तो 6 यहाँ पे कर दिया, 1 2, ये हमारा किसका है, बी वाला है, H2S का। अब प्रोपेनोन, प्रोपेनोन का करें, बी हो गया हमारा, सी हमारा आ गया प्रोपेनोन, प्रोपेनोन, मतलब ये कौन सा ग्रुप है, इसमें फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, कीटोन है भैया, कौन है इसमें, कीटोन है, ठीक है।
ठीक है, इसका फॉर्मूला लिख ले, CH3CO CH3, ये फॉर्मूला होता है प्रोपेनोन का। 3 कार्बन है ना, स्ट्रक्चर नीचे बनाते हैं इसका। सी सी 3 कार्बन हो गए, 3 हमारे पास कार्बन हो गए ना। अब करते हैं H को, लिखते हैं सबसे पहले H, दिस इज H, दिस इज H, ठीक है, ठीक है। O को यहाँ पे कर दिया, H को यहाँ पे लिख दिया, दिस इज H, और यहाँ पे H को कर दिया, ठीक। कार्बन के पास, कार्बन की कितनी आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4, दिस दिस दिस। इसके पास 4 होंगे, यहाँ 2 ऊपर लिख दिया, ये यहाँ पे 1 हो गया। इसके पास, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, समझ में आई बात। अब हाइड्रोजन की आती है बात, क्या हाइड्रोजन की आती है बात। हाइड्रोजन को किससे करे? X से कर दे हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को, ठीक, ये हो गया। अब आता है हमारा ऑक्सीजन, क्या आता है? ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन से किससे रिप्रेजेंट करें? कितने आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6, वही डॉट स्ट्रक्चर से दिखा देना है हमें। एक मिनट भाई, ठीक। अब समझ में आई बात। इसको हाइड्रोजन वाले को किससे दिखा देते हैं? X से, X से, X से, समझ में बात। अगर ये शेयरिंग का पूछ लेता तो मैं से शेयर का दिखा देते। हमें पर डॉट स्ट्रक्चर पूछा है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से हमें क्या करना है? रिप्रेजेंट करना है, ठीक है भाई। इरेज हो गया क्या भाई? 1 2 3 4 5 6, हाँ सही है, दिख रहा है डॉट स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं, अब बात करते हैं F2 का डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। यहां बना दे, F2 का डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनता है? देखो, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? फ्लोरीन एटॉमिक नंबर कितना होता है फ्लोरीन का? फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करेंगे तो क्या आएगा? 2 and 7, यानी आउटर मोस्ट सेल में जो है इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ पे 7 रिप्रेजेंट कर देंगे, दिस 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 दिस। इसको एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीट, इसको अपनी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इस वाले फ्लोरीन से ले लेगा, दिस 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 दिस, सही है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट पे चले। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 6, जो दिया हुआ है, क्या है? What is a homologous series? Explain with a example. एग्जाम्पल के साथ हमें homologous series को एक्सप्लेन करना है। देखो homologous series होता क्या है, देखो homologous series जैसे लेक्चर में बात हो गई है कि homologous series is series of a carbon compound have a different, क्या है? different carbon atom but contain a same group, क्या? same group से लाई करे, क्या? सेम फंक्शनल ग्रुप से लाई करे, उसको क्या कहते हैं? होमोलोगस सीरीज, ठीक है। जैसे एग्जांपल हमारा हो गया, जैसे CH4 मेथेन ले लिया हमने, फिर आगे हम आगे जाएंगे, जब इसका होमोलोगस आगे इसका पूछेंगे तो C2H6, फिर आगे जाएंगे प्रोपेन की बात करेंगे C3H8। अगर वही हम बात करेंगे किसकी?
ब्यूटेन की बात करेंगे C4H10 एंड आगे बढ़ेंगे प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन की बात करेंगे C5H12। तो हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं कि जब भी हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे की तरफ बढ़े, क्या दिख रहा है हमें CH2, मतलब एक कार्बन बढ़ रहा है, दो हाइड्रोजन बढ़ रहा है। क्या एक कार्बन बढ़ रहा है, दो हाइड्रोजन बढ़ रहा है। आगे हम देखेंगे तो CH2, यहाँ भी एक कार्बन बढ़ा, दो हाइड्रोजन, यहाँ भी CH2, एक कार्बन दो हाइड्रोजन, एक कार्बन दो हाइड्रोजन, ऐसे आगे की बढ़ते जाएंगे, यही प्रोसेस होती रहेगी। लिख ले एक बार डेफिनेशन, तो एग्जाम्पल हो गया भाई, नाम भी चाहे आप लिख सकते हैं, मीथेन, इथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ठीक है। अगर डेफिनेशन चाहे तो डेफिनेशन भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। अ होमोलोगस सीरीज इज अ सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड, अ homologous series is a series of carbon compound that have a different carbon compound that have a different carbon compound but कार्बन एटम लिखो भाई, कार्बन एटम, बट सेम, क्या सेम रहेगा, बट सेम, बट सेम कंटेन फंक्शनल ग्रुप, बट सेम कंटेन फंक्शनल ग्रुप, ठीक। ये एग्जाम्पल है। और इसका जनरल फॉर्मूला लिख सकते हैं आप, शायद लेक्चर में बताएंगे, तो वही जो हमने हमारा एल्केन वाला नहीं था जनरल फॉर्मूला, वही जनरल फॉर्मूला CnH2n+2, ठीक। ठीक, नेक्स्ट पे चले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट है हमारा, क्या है, हाउ द इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड डिफरेंशिएट ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, किसकी बात करते हैं, फिजिकल, फिजिकल प्रॉपर्टी, क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। जो हमारा इथेनॉल होता है वो क्या होता है, प्लीजेंट देता है। सबसे पहले ऑल लगा हुआ है इसमें, ये ओइक एसिड से, कार्बोक्सिलिक ग्रुप से बिलोंग कर रहा है। ये ऑल मतलब कहाँ से बिलोंग कर रहा है, ये अल्कोहल से, ठीक है। अगर हम फिजिकल की बात करें तो ये क्या होता है, इथेनॉल, फर्स्ट पॉइंट लिखें, इथेनॉल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर with pleasant smell, ओके। और अगर हम बात करें, वही किसकी बात करें, इथेनोइक एसिड की बात करें, इथेनोइक एसिड का जनरली फिजिकल अगर देखें तो ये विनेगर में यूज होता है। कहाँ यूज होता है, विनेगर में यूज होता है। इथेनोइक एसिड is used in vinegar,
और विनेगर क्या होता है, प्रिजर्वेटिव के तौर पे यूज किया जाता है। जैसे प्रिजर्वेटिव से पिकल्स हो गया, चार हो गया, उसमें हम विनेगर का यूज करते हैं ना, ताकि ज्यादा दिन तक चले। दूसरा, ठीक है। अगर हम रिएक्शन की बात करें, केमिकल पे आ जाते हैं सीधे। वैसे लेक्चर में कंप्लीट कराया गया है आपका, लेक्चर क्लास है, ठीक है। ठीक है, अगर हम सबसे पहले बात करें किसका एग्जाम्पल लें, अगर हम एग्जाम्पल लें किसका, इथेनोइक एसिड का एग्जाम्पल लें। इथेनोइक एसिड का केमिकल अगर देख लिया जाए तो CH3COOH, क्या CH3COOH, इसका हम क्या करें, हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्शन करवाएं। क्या हाइड्रोजन कार्बोनेट से अगर रिएक्शन कराएं Na2CO3 से इसका रिएक्शन कराते हैं, तो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है, प्रोडक्ट क्या मिलता है हमें, प्रोडक्ट हमें जो मिलता है वो मिलता है क्या, एक सॉल्ट ऑप्टेन होता है। क्या ऑप्टेन होता है, एक सॉल्ट ऑप्टेन होता है, CH3COONA, ठीक है। प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा कि नहीं, और साथ में H2O भी मिलेगा, हमें साथ में क्या मिलेगा, वाटर, H2O मिलेगा। अगर यही बात करें, अगर यहीं पे हम क्या किसको ले लें, अपना इथेनॉल को ले लें, क्या इथेनॉल को ले लें, CH3C, सॉरी, CH3CH2OH को ले लिया। इसका जब रिएक्शन हम कराएंगे तो रिएक्शन कैरिड ही नहीं होगा, क्या रिएक्शन आगे होगा ही नहीं, इसमें नो रिएक्शन इसमें होगा, इसी से करवाएं। NO2CO3, रिएक्शन होगा ही नहीं, ठीक है। आगे ढेर सारे इसके रिएक्शन है, लेक्चर क्लासेस में आपको मिलेंगे देखने को, ठीक है। नेक्स्ट पे चले, क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 8 हमें, इन अ इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ अ मेटल M व्हाट वुड यू टेक एज अ एनोड, कैथोड एंड इलेक्ट्रोलाइट। देखो भाई, एनोड, कैथोड एंड इलेक्ट्रोलाइट में सबसे पहले अगर हम बात करें, क्या बात करें, इलेक्ट्रोलाइट में कोई M मेटल है हमारे पास, क्या है, M मेटल है, तो इसमें हमें लेना है रिफाइनिंग, जब उसकी कर रहे हैं तो क्या लेना है, एनोड क्या कैसा होगा देखने में, ऑब्जर्व कैसा होगा, कैथोड कैसा होगा, और हमारा इलेक्ट्रोलाइट कैसा होगा, ये बताना है हमें। अगर हम बात करें एनोड की, क्या एनोड की बात करें, जो इम्प्योर मेटल होगा उसमें, इम्प्योर एम कोई मेटल है, इम्प्योर पार्ट जिसका होगा वो हमारा एनोड है, इम्प्योर मेटल एम, ठीक है। अगर हम बात करें कैथोड की, क्या कैथोड की बात करें, थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल, थिन स्ट्रिप जो प्योर मेटल की होगी वो हमारा कैथोड होगा, थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल, एम लिख लेना भाई, एम मेटल कोई पूछा है ना। अगर हम बात करें इलेक्ट्रोलाइट की, क्या इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, उस एम मेटल में इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होगा, तो कुछ जो सोल्यूशन होगा, साल्ट सोल्यूशन, उसी को इलेक्ट्रोलाइट्स बोलेंगे, क्या solution of a salt of a metal, solution of salt metal M, वो इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे हमारे। कैथोड जनरली ना नेगेटिव होते हैं, एनोड जनरली पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, व्हाई कार्बन एंड इट्स कंपाउंड यूज एज अ फ्यूल फॉर मोस्ट एप्लीकेशंस। क्यों कार्बन एंड उसके कंपाउंड का हम यूज करते हैं फ्यूल में, मोस्ट एप्लीकेशन में, जैसे क्यों भाई? देखो अगर हम बात करें ना, जो हमारे कार्बन कंपाउंड कंपाउंड की बात करें, एक सैचुरेटेड होते हैं, क्या? एक सैचुरेटेड होते हैं और एक अनसैचुरेटेड होते हैं। क्या होते हैं? अनसैचुरेटेड होते हैं। अगर हम बात करें सैचुरेटेड की, सैचुरेटेड एक अच्छा फ्यूल होगा, गुड फ्यूल होगा। क्यों गुड फ्यूल होगा? अभी बता रही हूँ। गुड फ्यूल ये हमारा उतना अच्छा फ्यूल नहीं होगा, अनसैचुरेटेड होगा, उतना बेटर फ्यूल नहीं होगा, नॉट बेटर फ्यूल, नॉट गुड फ्यूल। क्यों नॉट गुड फ्यूल? देखो जो हमारा सैचुरेटेड होता है गुड फ्यूल होता है। क्यों गुड फ्यूल होता है? क्योंकि कंप्लीटली कंबशन कर जाता है। क्या? कंप्लीटली कंप्लीटली कंबशन हो जाता है। कंबशन मतलब जल जाता है, बर्निंग। कंबशन, कंप्लीटली कंबशन मतलब बर्न। और जब ये बर्न होता है ना, तो कैसा जो सैचुरेटेड होता है ब्लू फ्लेम प्रोवाइड करता है। कैसा? ब्लू फ्लेम, ब्लू फ्लेम। अगर कहीं भी ब्लू फ्लेम दिख जाए तो उसको सैचुरेटेड बता देना। ब्लू फ्लेम जब कर रहा है ना भाई, ब्लू फ्लेम हो रहा है, इसका मतलब उस कंपाउंड का पर्पस है। क्या पर्पस उस कंपाउंड का? हीट ज्यादा प्रोवाइड करना। कंबशन होता है ना भाई, कंबशन होता है तो क्या रिलीज होता है? एक प्रोडक्ट में हमारा क्या बनता है कंबशन रिएक्शन में? कंबशन, कंबशन रिएक्शन में हमने क्या पढ़ा था? कंबशन का प्रोडक्ट क्या होता है? एक तो कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा क्या होता है? हीट, तीसरा क्या होता है? लाइट। यही तो मिलता है भाई कंबशन होने पे प्रोडक्ट में हमें। तो यहाँ पे अगर ये कंबशन हो रहा है, इस फ्यूल का, इस कंपाउंड का कंबशन जब हो रहा है, बर्न हो रहा है, तो ब्लू फ्लेम के साथ हो रहा है, तो इसका पर्पज है भाई कि ज्यादा हीट प्रोवाइड करना, लाइट कम प्रोवाइड करना। मोर हीट, मोर हीट यहाँ हमें मिलेगा। और लाइट कंपेरिजन हीट की, उससे लाइट भी मिलेगी, ऐसी बात नहीं लाइट नहीं मिल रही, लाइट भी मिलेगी, पर लाइट कंपेरिजन करें उस हीट के अकॉर्डिंग लाइट हमें कम मिलेगी, लेस लाइट। ठीक है, मोर हीट मिलेगा, लेस लाइट मिलेगी। अगर वही बात कर ले हम अनसैचुरेटेड की बात कर ले, यहाँ पे देख लो नॉन सूटी, यहाँ पे लिख लो नॉन सूटी। जो हमारे सैचुरेटेड होते हैं नॉन सूटी होते हैं, नॉन सूटी। और ये हमारे सूटी होते हैं अनसैचुरेटेड। ठीक है, नॉन सूटी का मतलब समझ में आ रहा है? जैसे कोई चीज जल रही है ना, बर्न हो रही है ना, तो जो चीज ब्लैक ब्लैक धुआं फेंके, वहां से धुआं ज्यादा निकले, ब्लैक ब्लैक धुआं निकले, से प्लास्टिक जलता है, तो सूटी सूटी कर रहा है, वो सूटी कर रहा है। और जो कंप्लीटली बर्न हो रहा है भाई, ज्यादा में नुकसान नहीं होता, तो उसको नॉन सूटी बोल सकते हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ थी मैं? हाँ, अनसेचुरेटेड क्या? नॉट अ गुड फ्यूल होंगे। सूटी यहाँ पे होगा। और इसमें जो फ्लेम होगा, फ्लेम, फ्लेम से भी पता कर सकते, फ्लेम कैसा होगा? फ्लेम हमारा येलो होगा। फ्लेम कैसा होगा? फ्लेम हमारा येलो कलर का फ्लेम होगा। और येलो जब फ्लेम है तो भाई क्या हो रहा है? यहाँ यहाँ लाइट ज्यादा मिल रही है, मोर लाइट, मोर लाइट। जैसे हम कैंडल जलाते हैं, दिया को जलाते हैं, तो वहां से येलो फ्लेम निकलता है ना भाई, तो वहां से हमें क्या क्या हम वहां से हीट लेते हैं? हीट ले रहे हैं वहां से? हीट तो नहीं मिल रहा है हमें। वहां से क्या लेते हैं? वहां से हमें लाइट मिलता है, मोर लाइट एंड लेस हीट। ऐसी बात नहीं हीट मिलेगा ही नहीं, मिलेगा। कंपैरिजन की बात कर रहे हैं, आप कंपैरिजन कर रहे हैं, कंपेयर करेंगे तो हमें यहाँ पे लाइट ज्यादा दिखेगी बट हीट कम दिखेगी। ठीक है, वही लिख देना है, यही सब। ठीक है, अब भाई जो सैचुरेटेड होगा, इसकी जब जल्दी से जल रहा है तो क्या होगा? मेन इसमें सैचुरेट क्या, इसकी कैलोरिफिक वैल्यू ज्यादा होगी। क्या? कैलोरिफिक वैल्यू ज्यादा होगी। जब कैलोरिफिक वैल्यू ज्यादा है तो बर्न भी अच्छा करेगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट पे चले।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा है 10. Explain the formation of a scum when hard water is treated with a soap. देखो भाई हार्ड वाटर क्या होता था, क्या पढ़े थे हम हार्ड वाटर में? हार्ड वाटर वो होता था जहां पे लेदर का फॉर्मेशन इजीली हो जाता है, उसको हार्ड वाटर कहते हैं। और जिस वाटर के अंदर नहीं, जो लेदर का फॉर्मेशन, झाग का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, जिसमें उसको हार्ड वाटर कहते हैं। और जिसमें झाग का फॉर्मेशन जल्दी से हो जाता है उसको हम सॉफ्ट वाटर कहते हैं। हार्ड वाटर की बात करें तो इसमें मैग्नीशियम कैल्शियम कंटेन होता है और सॉफ्ट वाटर में नहीं रहता है ये। अगर हम बात करें टैप वाटर कौन सा वाटर होता है, ये बढ़िया क्वेश्चन। टैप वाटर कौन सा वाटर होता है? टैप वाटर में तो जनरली हम साफ करते हैं अपने कपड़ों को घर पे, वो सॉफ्ट वाटर होता है क्योंकि उसमें सोप जो होता है वो क्या होता है, लेदर का फॉर्मेशन कर देता है, झाग का फॉर्मेशन हो जाता है उसमें। और यहाँ पे पूछ लिया है, क्वेश्चन कहाँ गया यार, क्वेश्चन, हाँ, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ अ स्कम व्हेन अ हार्ड वाटर इज ट्रीटेड। स्कम का फॉर्मेशन देखना है हार्ड वाटर से जब उसको ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है भाई, क्या कर रहे हैं, हार्ड वाटर से ट्रीट कर रहे हैं उसको, स्कम का फॉर्मेशन देखना है। सबसे पहले भाई जो सोप होगा क्या हार्ड वाटर में अच्छे से डिजोल्व होगा, लेदर का फॉर्मेशन उसमें करेगा? नहीं करेगा। सबसे पहले लिख लेना है आंसर में, आंसर में हमें क्या लिख लेना है, यहाँ पे पहले मैं समझा दे रही हूँ भाई। देखो पहले सोप का फॉर्मूला क्या होता है, सोप का फॉर्मूला क्या होता है, C17H35 COONA+। यही फॉर्मूला होता था हमारे सोप का, यही फॉर्मूला होता था सोप का। भाई कहाँ मैंने लिख रही हूँ, इसमें या तो सोडियम रहे, लॉन्ग चेन रहे, उसके साथ क्या जुड़ा रहे, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में ही क्या जुड़ा रहे, या तो सोडियम ऐड रहे या तो पोटेशियम ऐड रहे। ठीक है, अगर हम बात करें इसके स्ट्रक्चर की, उसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है। दिस इज अ हेड, ये क्या है, हेड है। ये क्या है, टेल है, टेल है कि नहीं। ये क्या है, वाटर लविंग, वाटर लविंग। ये क्या है, ऑयल लविंग, ऑयल लविंग है तो क्या है, वाटर रिपेलिंग है। ठीक है, ठीक है। देखो इसमें क्या होगा, हमने क्या देखा, या तो यहाँ सोडियम प्रेजेंट होगा या तो यहाँ पे पोटेशियम प्रेजेंट होगा, प्लस लगा देते हैं भाई, पोटेशियम प्रेजेंट होगा। जब हम क्या जाने, जो हमारा हार्ड वाटर होता है, हार्ड वाटर जो होता है, हार्ड वाटर, जो हमारा हार्ड वाटर होता है वो क्या कंटेन करके रखा रहता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम कंटेन करके रखा रहता है। तो इसके अंदर अगर हमने सोप को डाला, सोप को डाला, और सोप को क्या जानते हैं, जैसा कि हम लोग क्या, सोप के पास सोडियम या पोटेशियम तो रहता ही है। ठीक है, तो ये सोडियम पोटेशियम वाले क्या है, वाटर लविंग है, वाटर लविंग है, वाटर लविंग है कि नहीं, बिल्कुल वाटर लविंग है। और वाटर के पास क्या है, कैल्शियम मैग्नीशियम है। जब इसके पास जाएगा तो ये कैल्शियम मैग्नीशियम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, सोडियम पोटेशियम को हटा के वहां पे अपने आ जाएंगे। तो वहां पे एक स्कम का फॉर्मेशन हो जाएगा, एक इनसोल्यूबल सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो जाएगा, उसी को हम स्कम बोलते हैं। insoluble insoluble substance, formation of insoluble substance, that is वही क्या होगा हमारा, स्कम होगा, उसी को स्कम बोलते हैं। ठीक है भाई, क्लियर हुआ, क्या टेल है, दिस इज हेड, दिस इज टेल। ठीक है,
नेक्स्ट पे चले। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट पे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्या है? व्हाट अ चेंज विल यू ऑब्जर्व इफ यू टेस्ट अ सोप विथ अ लिटमस पेपर। हमें अगर टेस्ट करें हम सोप का लिटमस पेपर से, लिटमस पेपर 2 कलर में आते हैं, रेड और ब्लू। सबसे पहले अगर हम बात कर ले लिटमस पेपर से अगर टेस्ट करेंगे तो क्या ऑब्जर्व होगा? अगर हमारे पास रेड कलर का लिटमस पेपर है, रेड कलर का रेड लिटमस है, उसमें हम उसमें क्या डाला हमने, सोप में उसमें डाल दिया, तो कैसा हो जाएगा? वो ब्लू कलर में हो जाएगा, जिससे हमें पता चलेगा क्या है, ब्लू कलर किसके लिए होता है? बेस के लिए होता है। इससे हमें ये पता चलेगा जो हमारा सोप है वो कैसा है? बेसिक नेचर है। कैसा है? बेसिक नेचर का है। ठीक है, एक बार रेड लिटमस से कर लिया, दोबारा अब करना है हमें, किससे कर लेंगे हम? किससे कर लेंगे हम? ब्लू लिटमस से देखेंगे। जैसे ही हम ब्लू लिटमस को लिए, ब्लू लिटमस को लिए, ब्लू लिटमस क्या होगा? ब्लू कलर में ही रहेगा, नो चेंज इसमें देखने को मिलेगा। तो जिससे ये पता चला कि जो हमारा सोप है वो कैसा है? बेस है। ठीक ठीक। नेक्स्ट पे चले, क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट चेंज, क्वेश्चन नंबर 12 पे चलना है भाई। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? व्हाट इज अ हाइड्रोजिनेशन, व्हाट इज द इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। हाइड्रोजिनेशन क्या होता है और इसका इंडस्ट्री में क्या एप्लीकेशन, क्या यूज है, ये हमें बताना है। देखो हाइड्रोजिनेशन, जब हमने एडिशन रिएक्शन पढ़ा था, क्या पढ़ा था? एडिशन रिएक्शन पढ़ा था। एडिशन रिएक्शन में ही तो हाइड्रोजिनेशन को पढ़ा था। उसमें क्या था? ये जो एडिशन रिएक्शन होता है जनरली फॉर अनसैचुरेटेड कंपाउंड, जनरली फॉर अनसैचुरेटेड कंपाउंड, अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है भाई, अनसैचुरेटेड कंपाउंड। क्या अनसैचुरेटेड कंपाउंड हमारा? एल्कीन एंड एल्कीन्स, अल्काइंस, एल्कीन्स एंड अल्काइंस, जो हमारे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स हैं वो हमारे क्या है? अनसैचुरेटेड है। ठीक है, हाइड्रोजिनेशन में क्या होता है? जनरली हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड को सैचुरेटेड में कन्वर्ट करते हैं। क्या करते हैं? अनसैचुरेटेड कंपाउंड को सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं, उनको हम हाइड्रोजिनेशन कहते हैं। ठीक है, करके देखें हम इसको। हमने ले लिया, क्या ले लिया? इथीन ले ले, इथीन ले लिया, चलो लेट सपोज इथीन ले लिया। CH डबल बॉन्ड वाला लेंगे दिखा के, ये है दिस स्ट्रक्चर के साथ। ठीक है, हाइड्रोजन से रिएक्ट करवाया इन प्रेजेंस ऑफ यूवी रेज। यहाँ पे क्या होगा? यूवी रेज होंगी। क्या होंगी? यूवी रेज होंगी यहाँ पे, सॉरी, in presence of not a UV rays, in presence of a nickel catalyst. Nickel catalyst, nickel catalyst, nickel catalyst। देन हमारा CH3 इसमें ये हो जाएगा, यानी ये अनसैचुरेटेड से मतलब इथीन, इथीन से किस में हो जाएगा? इथेन में कन्वर्ट होगा, इथीन से इथेन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, हो गया कि नहीं? हो गया। अच्छा, ये कैटलिस्ट क्या होता है? ये जो कैटलिस्ट होता है ना, ये रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। क्या करता है ये कैटलिस्ट जो होता है? ये निकल हमने यूज किया है, इससे क्या होता है, इसका वर्क क्या होता है कैटलिस्ट का? कैटलिस्ट ये जब रिएक्शन करवाते हैं कोई केमिकल रिएक्शन, तो उस रिएक्शन के रेट को बढ़ा दे। रेट को बढ़ाना मतलब जल्दी से कर देना किसी चीज को, उसे कैटलिस्ट। जैसे हम कहीं जा रहे हैं, घर से स्कूल, स्कूल से घर जा रहे हैं, स्कूल से घर, घर से स्कूल कहीं जा रहे हैं, वहां जब जा रहे हैं हम, जब जाते हैं साइकिल से जा रहे हैं तो टाइम क्या लग रहा है? टाइम हमारा ज्यादा लग रहा है। वहीं हम बाइक से जाएं तो जल्दी से पहुंच जा रहे हैं। तो वैसे ही काम इस रिएक्शन के अंदर कैटलिस्ट का होता है। क्या करता है? रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है, रेट ऑफ रिएक्शन को, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देगा।
क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा रेट ऑफ रिएक्शन को, ठीक है। अगर वही बात कर ले, क्वेश्चन क्या पूछा था, इंडस्ट्रियल में क्या इसका यूज है। देखो भाई, जो हमारा वेजिटेबल ऑयल होता है, क्या होता है, वेजिटेबल ऑयल जो होता है हमारा, दैट इज अनसैचुरेटेड। क्या होता है वो, अनसैचुरेटेड होता है। यहाँ नीचे लिख रही हूँ एग्जाम्पल, जो हमारा वेजिटेबल ऑयल होता है क्या होता है, अनसैचुरेटेड वेजिटेबल ऑयल, ठीक है। इसमें क्या करवाते हैं हम, हाइड्रोजीनेशन करवाते हैं इन अ प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट। तो क्या किसमें चेंज हो जाता है, वेजिटेबल ऑयल वेजिटेबल घी में चेंज हो जाता है, वेजिटेबल घी में चेंज हो जाता है। दैट इज सैचुरेटेड, क्या है ये, सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एंड वेजिटेबल ऑयल्स क्या है, ये अनसैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड। यही यूज है किसका, हाइड्रोजीनेशन का। हाइड्रोजीनेशन मतलब होता है क्या, एडिंग ऑफ हाइड्रोजन, एडिंग ऑफ हाइड्रोजन, ठीक। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन अंडरगो एडिशन रिएक्शन। कौन सा जो हाइड्रोकार्बन दिया गया एडिशन रिएक्शन में जा सकता है। देखो, एडिशन रिएक्शन अभी बताया था कहाँ पे होगा, अनसैचुरेटेड कंपाउंड में ही होगा। तो अनसैचुरेटेड कौन से होते हैं, जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है, एल्कीन ग्रुप या एल्काइन ग्रुप। तो देखें क्या C2H6 C2H6 है, नहीं है, ये नहीं है। C3H8 है, 1 2 3 4 5, कितने हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी नहीं है। C3H6 है, ये है भाई, ये है, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड लग जाएगा, ये है हमारा। अगर हम बात करें C2H2 है, बिल्कुल है, डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। डबल बॉन्ड मतलब एल्कीन ग्रुप, एल्कीन ग्रुप मतलब अनसैचुरेटेड, ठीक है। जो अनसैचुरेट, ये नहीं होगा हमारा। तो कौन कौन से हमें ऑब्जर्व में देखें, कौन, C3H6 एंड C2H2। एज वी नो दैट, क्या लिखेंगे, एज वी नो दैट in addition reaction, in addition reaction, in addition reaction, only unsaturated hydrocarbons undergo in addition reaction in presence of nickel catalyst, ठीक। सो क्या क्या है, C3H6 C2H2 are undergo in addition reaction, ठीक।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। क्वेश्चन नंबर 14 है, गिव द टेस्ट दैट कैन बी यूज इन अ डिफरेंशिएट केमिकली बिटवीन बटर एंड कुकिंग ऑयल। हमें ये बताना है, डिफरेंशिएट करना है बटर और कुकिंग ऑयल। जैसे हम अभी किए थे ना अनसैचुरेटेड हाइड्रोजनेशन, जब पढ़ा था वेजिटेबल ऑयल को हाइड्रोजनेशन किया गया तो वो वेजिटेबल घी में हो गया। तो एज वी नो दैट बटर क्या है, बटर इज अ वेजिटेबल, ऑलरेडी वेजिटेबल घी है ये, तो ये जाएगा हाइड्रोजनेशन में? नहीं जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी सैचुरेटेड है। क्या है, ये ऑलरेडी सैचुरेटेड है। एक मिनट, बटर क्या है, बटर क्या है, ये सैचुरेटेड है। सैचुरेटेड रहने की वजह से ये नहीं जाएगा हाइड्रोजनेशन में। ठीक है, मतलब बटर का मतलब अभी वही जो हमारा जो वेजिटेबल घी था, वेजिटेबल घी, ये नहीं जाएगा। अगर हम वही दूसरी बात करें, किसकी बात करें, हमारा क्या दिया गया है, कुकिंग ऑयल। क्या है कुकिंग ऑयल, वेजिटेबल ऑयल है। कुकिंग ऑयल क्या है, वेजिटेबल ऑयल है। तो क्या है, ये वेजिटेबल ऑयल है। फिर ये क्या है, एक अनसैचुरेटेड है। क्या है ये, अनसैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है मतलब ये हाइड्रोजनेशन करेगा भाई इन अ प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजनेशन होगा इसमें। हाइड्रोजनेशन जब होगा अनसैचुरेटेड से किस में हो जाएगा, सैचुरेटेड में हो जाएगा। सैचुरेटेड मतलब वेजिटेबल घी। ठीक, ठीक, समझ में आया। ये टेस्ट रहेगा किसका, बटर और कुकिंग ऑयल का। अगर हमें पता लगाना रहेगा कि बटर ये सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड, ये कुकिंग ऑयल सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड। जो बटर है क्या है, ये एक सैचुरेटेड है, और कुकिंग ऑयल क्या है, अनसैचुरेटेड है। बटर हमारा हाइड्रोजनेशन प्रोसेस में नहीं जाएगा, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में नहीं जाएगा, बट हमारी कुकिंग ऑयल हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में जाएगा। वहां पे क्या होगा, अनसैचुरेटेड से वो सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाएगा जब हाइड्रोजनेशन प्रोसेस होगी, इसमें एडिंग ऑफ हाइड्रोजन होगा इसमें। ठीक है, ठीक, नेक्स्ट चले। क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज का ये। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ अ क्लीनिंग एक्शन ऑफ अ सोप। सोप की क्लीनिंग एक्शन को हमें एक्सप्लेन करना है। करें, सबसे पहले सोप का फॉर्मूला क्या था, C17H35COONA+, यही था फॉर्मूला। ठीक है, लॉन्ग चेन थी। स्ट्रक्चर एक बार बना दे। COO-Na+, आप पोटेशियम भी ले सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, ये वाला जो ग्रुप होता है, ये वाला हेड पार्ट, दिस हेड लिख दे, हेड एंड दिस इज अ टेल। ये क्या होता है, टेल, ऑयल लविंग। ये क्या होता है, वाटर लविंग। जब ये वाटर लविंग है तो ये क्या होगा, वाटर रिपेलिंग, वाटर रिपेलिंग। ठीक है, इसको ये आयनिक के फॉर्म है तो आयनिक पार्ट भी कह सकते हैं कि नहीं, आयनिक पार्ट। ये हाइड्रोफोबिक इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिक। अब क्यों बोलते हैं ये बता रही हूँ, हाइड्रोफोबिक। और इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक, देखो
ये वाटर लविंग है, वाटर, इसको वाटर की तरफ क्या होता है, ये अटैच वाटर की तरफ होता है। जब हम कपड़े को साफ करते हैं ना, अभी बताऊंगी कैसे साफ होता है, कपड़े को साफ करते हैं ना, तो हमारा जो ये समझ लो ये ऑयल है, कोई कपड़ा ऑयल लगा हुआ है, तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है कि नहीं सोप का, सोप डाला वाटर के अंदर, कुछ इस तरह का हमें ऑप्टेन होगा। जो ऑयल लविंग पार्ट है वो इधर डर्ट की तरफ जाएगा जहाँ ऑयल ग्रीस है, और जो वाटर लविंग है जैसे हमारा हाइड्रोफिलिक जो है वो किधर आ जाएगा, वाटर की तरफ अटैच हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, मिसल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसी की वजह से कपड़ा साफ हो जाता है। क्या, कपड़ा हमारा जो होता है, कपड़े क्लॉथ्स जो डर्ट क्लॉथ होते हैं वो क्लीन हो जाते हैं। ठीक है, कैसे होता है साफ ये बता रही हूँ अभी। इरेज करें, देखो सपोज करें हमारे पास एक क्या है, कंटेनर है, ठीक है, ये कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर क्या है, वाटर है। देखो भाई, वाटर क्यों डर्ट को साफ नहीं करता, ये भी माइंड में आ सकता है। हम सोप ही यूज करते हैं या डिटर्जेंट को ही यूज करते हैं किसके लिए, साफ करने के लिए। ऐसा क्यों है, क्योंकि वाटर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के पास इतनी कैपेसिटी, इतनी एबिलिटी नहीं होती है कि वो किसी ऑयल को, किसी ग्रीस को, किसी डर्ट को वहां से रिमूव कर सके। ठीक है, इसीलिए जो हमारा सोप है क्या है, एक तो ऑर्गेनिक, उसके पास जो लॉन्ग चैन, एक तो लॉन्ग चैन है, लॉन्ग चैन के साथ आयनिक कंपाउंड्स भी तो है इसके पास, यही तो है। देखो भाई, यही तो है। ठीक है, इसमें क्या होगा, एक कपड़ा ले लिया हमने, एक क्लॉथ ले लिया, कुछ ऐसा हमारा क्लॉथ है, उस पे लगा दिया ऑयल, कहीं खाने के लिए बाहर गए, ऑयल लगा के आ गए, ये ऑयल है। ठीक है, दिस इज ऑयल, ग्रीस, कुछ भी समझ ले, डर्ट, जो भी समझना है। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे, क्या होगा, जो वाटर लविंग पार्ट है कुछ लॉन्ग चेन करते हुए इधर आएगा, वाटर लविंग पार्ट इधर आ गया, हेड वाला पार्ट, टेल इधर अटैच हो गया, इस तरह से अपना स्ट्रक्चर बनेगा जब क्लीन करेगा। तो ये जो वाटर, ये देखो जो टेल वाला पोर्शन है, कौन सा, कौन सा, हाइड्रोफोबिक। क्या, हाइड्रोफोबिक, इसी को तो हाइड्रोफोबिक बोल रहे थे, इसी को तो बोल रहे थे हम हाइड्रोफोबिक। ठीक है, जो हाइड्रोफोबिक वाला पोर्शन है कहाँ पे है, हाइड्रोफोबिक वाला ये है, ऑयल लविंग, जो ऑयल लविंग है, ये इस कपड़े के पास जाएगा, वहां पे ये है। और फिर जो हमारा क्या है, वाटर के पास कौन है, वाटर लविंग, हाइड्रोफोबिक है, कौन सा, हाइड्रोफोबिक, फोबिक, हाइड्रोफोबिक, ये हाइड्रोफिबिक रहेगा यार, हाइड्रोफिबिक। ये वाला पोर्शन इधर है, हाइड्रोफोबिक इधर है, ये हेड वाला पोर्शन है। फिर इधर क्या होगा, ये वाटर के पास जाएगा, ये इधर है, फिर उधर से डर्ट लेते हुए जब इसको बाहर निकालते हैं कपड़े की, ये नहीं कि हाँ कपड़ा उसमें डाल दिया, सोप में डाला, उस वाटर के अंदर, वाटर के अंदर से कपड़े को डाला, तो ये सब फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो गया वहां पे। जब उसको निकाले, उसको डालते ही तो साफ हो नहीं जाता है, उसको झटकना पड़ता है, कुछ एक्शन एनर्जी लगानी पड़ती, फोर्स लगाना पड़ता है, तो उसमें से क्या होगा, मिसल्स की फॉर्मेशन की वजह से उसमें से डर्ट बाहर निकल आएंगे। क्या, डर्ट बाहर निकल आएंगे, इस तरह से क्या होता है, कपड़े साफ होता है। इसकी मैकेनिज्म है क्लीजिंग एक्शन ऑफ अ सोप का। ठीक है, नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन था। थैंक यू क्लास। पीडीएफ बन गया, बुक कहाँ